Good morning to all of you। एम.कॉम फाइनल में आने के लिए आप सभी को बहुत बधाई। आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से आपके सभी कोर्सेज़ को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। आपके प्रीवियस की तरह ही फाइनल में भी 5 पेपर्स हैं और उन सभी 5 पेपर्स को हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की तैयारी या सिलेबस को समझना ज़रूरी होता है और जो मेरे पास पेपर है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वह पेपर है जिसको आप थर्ड ईयर में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर है, इसलिए बहुत विशेष मेहनत करने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं होगी। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है ताकि हम नंबर थर्ड ईयर से भी ज़्यादा अच्छे ला सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस। जैसा कि आपको नाम पता लग ही गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। एज़ यूजुअल इसमें भी 5 यूनिट्स हैं और सभी 5 यूनिट्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट यूनिट रिलेटेड है कंसेप्ट से। मैं आपको हिंदी वर्जन भी साथ साथ बता रही हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का आशय और अवधारणा। अवधारणा से आशय होता है कि हम वित्तीय प्रबंध को किन अर्थों में और कहाँ पर यूज़ करेंगे और किस तरह से इसको जानते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, यानी एक वित्तीय प्रबंधक जब किसी संस्था में कार्य करता है तो उसके क्या गोल्स हैं, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको इसमें बताए गए हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लाभ का अधिकीकरण एवं संपदा का अधिकीकरण। इन 2 उद्देश्यों के आधार पर एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंध की सीमाएं, कि कहाँ पर वित्तीय प्रबंध लागू नहीं हो पाता या इसमें ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके आधार पर हम इसको लिमिटेशंस के रूप में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस, वित्तीय कार्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी वित्तीय नियोजन कैसे किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी संस्था में वित्त का नियोजन करना उसको संग्रहित करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इस एस्पेक्ट को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है इस यूनिट का वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का समय मूल्य। मुद्रा के समय मूल्य का एक बेसिक सा जो आशय है वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके विभिन्न सिद्धांत आपको देखने हैं। डिसीजन मेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में आपको डिटेल में यहीं पढ़ना है, जिसको आपने थर्ड ईयर में 4th यूनिट में पढ़ा था। व्युत्पन्न बाजार। व्युत्पन्न बाजार विनियोजक की दृष्टि से ऐसा बाजार होता है जहां पर वह विनियोजन करते समय इन सभी डेरिवेटिव्स का यूज़ करता है, जिसमें भावी सौदे, अग्रिम सौदे, विकल्प, व्युत्पन्न आदि क्रियाओं को हमें डिटेल में समझना होता है। फिर है आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट इज़ रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी की संरचना। पूंजी की संरचना में आपको आशय देखना है, डिटर्मिनेंट्स यानी प्रभावित करने वाले घटक, थेरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, वित्तीय पूंजी संरचना की जो विशेष नीतियां हैं वो देखनी है, थेरीज देखनी है। लिवरेज पढ़ना है, जिसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज आता है, यानी उत्तोलक, परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक।
एंड देयर मेजर्स, उनको कैसे हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑन प्रॉफिट्स, उसका प्रॉफिट पर या उस पर लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल प्लान यानी वही वित्तीय नियोजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे एनालाइज किया जाता है। कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। पूंजी और पूंजीकरण, पूंजीकरण की जो डिफरेंट थ्योरीज बताई गई हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, उनको हमें समझना है। इसके अलावा उन पूंजीकरण का डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें अधिपूंजीकरण, अवपूंजीकरण, जिसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसको यहाँ देखना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि किसी भी एक संस्था में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की लागतों की गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि पूंजी संरचना में हम 3 प्रकार की प्रतिभूतियों को विशेष रूप से पढ़ते हैं, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और डिबेंचर्स, ऋण पूंजी। इन तीनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों की विभिन्न प्रकार की लागतें होती हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए और उसका प्रभाव लाभों पर किस प्रकार पड़ता है, इन सभी को एनालाइज करने के लिए सेकेंड यूनिट में हमें देखना होगा। अब आती है आपकी थर्ड यूनिट, दैट इज़ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण, उसका मीनिंग देखना है। ये भी आप ऑलरेडी थर्ड ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, फॉर्म्स, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स यानी उनका आशय देखना है, परिभाषाएं देखनी हैं। इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार हैं, महत्व है, उद्देश्य है और इनके प्रिकॉशंस हैं। ये सब रिलेटेड हैं। क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशो। इन वित्तीय अनुपातों का इंटरप्रिटेशन यानी उनका विवरण कैसे लिया जाए, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। फिर आपके आता है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस दैट इज़ रिलेटेड विथ कैश फ्लोज का कैसे कैलकुलेशन होता है, उन फंड्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सोर्सेज एंड इशू ऑफ फंड्स यानी जितने भी कोष हैं, वित्तीय कोष हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनका कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो, इन सब का कैसे तैयारी की जाती है। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी आपको देखना है। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर AS3। इस तरह से आपको ये सारा इसमें से देखना होगा। कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स को आप डिफरेंट इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझ पाएंगे। फिर आता है यूनिट 4, कैपिटल बजटिंग। बजट जैसा आप सभी जानते हैं आय व्यय का एक ब्यौरा है, उसी तरह से कैपिटल के लिए भी कैपिटल बजटिंग बनाई जाती है। उसका यहाँ पर आपको मीनिंग, आवश्यकता और उद्देश्य यानी कैपिटल बजट किन उद्देश्यों से, किन गोल्स के बेसिस पर बनाया जाता है। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजट बनाने की विभिन्न प्रकार की तकनीकें कैसी हैं, विधियां कैसी हैं, उनको किस तरह से लागू किया जाता है, उन सभी के बारे में यहाँ डिटेल आएगा। उसके बाद में आपके सामने आता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसीज़ यानी लाभांश नीति, जो कि एक बहुत ही किसी संस्था के लिए इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और वित्तीय प्रबंधक का एक प्रमुख कार्य होता है कि वह लाभांश नीति का निर्माण करे और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से लागू करे।
इसके लिए डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। उसका मीनिंग क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स, और टाइप्स क्या हैं, ये इसमें आएगा। फिर रेलिवेंस इसकी क्या है, थेरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़, विभिन्न तरह की कई प्रबंध अर्थशास्त्रियों ने इस पर काफ़ी सारी सिद्धांत बताए हैं, मॉडल्स बताए हैं, वो सभी आपको पढ़ने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद बाज़ार का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, वर्किंग कैसी है, इसके ऑपरेशंस कैसे हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, इसके पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को आपको स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में पढ़ना है। 5th यूनिट है आपकी मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंध कैसे किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 तरह की पूंजी एकत्रित की जाती है, स्थायी संपत्तियों के लिए स्थायी पूंजी और चालू संपत्तियों के लिए चालू पूंजी। अब इस वर्किंग कैपिटल का या कार्यशील पूंजी के बारे में हमें उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति देखनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका महत्व क्या है, इसके अलावा इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जो फैक्टर्स हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, उनको पढ़ना होगा। वर्किंग कैपिटल के यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले जो डिफरेंट घटक हैं वो देखने हैं। रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वर्किंग कैपिटल का, और कैश रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज़ का भी, क्योंकि ये 3 प्रमुख ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि चालू संपत्तियों में शामिल होते हैं। तो हम कैश रिसीवेबल्स का कैसे करते हैं, जिसको हम CRs कहते हैं, और इसके अलावा इन्वेंट्रीज जो कि स्टॉक्स हैं, उनका भी मैनेजमेंट या प्रबंध कैसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर इन सभी 5 यूनिट में वित्तीय प्रबंधक के सभी एस्पेक्ट्स को शामिल करते हुए आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इस कोर्स के लिए वैसे तो बहुत इजी जो किताब आपने 3rd ईयर में भी पढ़ी होगी, बेसिक बुक है, दैट इज़ अग्रवाल एंड अग्रवाल। दूसरी प्रसन्न चंद्र की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये, जिसको आप रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। एक दूसरी है MR अग्रवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है ये MR अग्रवाल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि इसमें थेरीज और न्यूमेरिकल दोनों का ही अपना एडवांटेज है, दोनों का अपना वेटेज है। और यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, अच्छी किताबों से करते हैं, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं, तो ये पेपर आपको हाईएस्ट स्कोर यानी 90% तक आप स्कोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर आप ही के बैच में से, नहीं, आपके पिछले बैच में से जो आपसे सीनियर निकल गया है, उस बैच में तो इसमें 100 मार्क्स लेने वाले करीबन 3-4 स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट टर्न पर, जो मेरा नेक्स्ट वेंसडे को होगा, उस दिन से हम इसका बेसिक स्टडी शुरू करेंगे 1st यूनिट से। तो बेटर ये रहेगा पढ़ने से पहले आप मेरा लेक्चर सुने, उससे पहले हम वित्तीय प्रबंध को थोड़ा सा पहले से पढ़ लें, तो जल्दी समझ जाएंगे। और फिर भी यदि कुछ समझ नहीं आता है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेरीज़ डाल सकते हैं। जैसे ही हम टॉपिक पूरा करेंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, क्लास वर्क दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा नेचुरली, उससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और कंसेप्ट्स भी प्रॉपरली क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।